टेक्नोलॉजी के एतबार से इंडिया को पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल थी, मगर ये राफेल की मोहब्बत और अपने तकब्बुर में इतना अंधा हो गए थे कि इन्हें कुछ नजर ही नहीं आया, और जब तक इन्हें कुछ नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनके अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार दिया था। जब तक उनके रेडार पर मिसाइल का डॉट शो हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 200 किलोमीटर दूर से फायर किया गया ये मिसाइल सीधा राफेल के दिल में लगा। ये इतना बौखला गए थे कि ये अपने सारे फाइटर जेट्स पाकिस्तान से बहुत दूर ले गए और फिर उन्हें दोबारा उड़ाने की गलती नहीं की। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम इंसिडेंट के फौरी बाद इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया ने जो माहौल बना दिया था, उससे एक चीज़ तो साफ थी कि इंडिया एक बार फिर 2019 की तरह का या उससे एक बड़ा हमला पाकिस्तान पर करेगा ताकि पाकिस्तान को डिटर कर सके। We don't need a surgical strike. We don't need an air strike. We want POK. आप सर काट के लाइए यहाँ से मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। आपको उससे बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा टू डिटर पाकिस्तान। पहले जो उरी बालाकोट हुआ वो बहुत कम था, उससे बड़ा होना चाहिए। उसको बनाओ तो गदा के तौर पे उसको उसके साथ आप ट्रीट करो उसको। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब इंडिया ने इतने महंगे महंगे खिलौने लिए थे तो उन्हें कहीं तो यूज़ करना था, चाहे उसके लिए एक फॉल्स फ्लैग अटैक ही क्यों ना करवाना पड़े। अब मैं पहलगाम को फॉल्स फ्लैग क्यों कह रहा हूँ, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया की पूरी कोशिश के बावजूद किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। कंडेम तो दूर की बात, किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में इशारा तक नहीं किया। ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया, मगर किसी ने भी इस अटैक के लिए पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया। मोस्ट लाइकली इन तमाम कंट्रीज़ की एजेंसीज़ ने अपनी गवर्नमेंट को बता दिया होगा कि ये एक फॉल्स फ्लैग अटैक है, या एटलीस्ट इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंडली, LOC से इतना दूर जाके अटैक करना और फिर गायब हो जाना, इट्स नॉट ए जोक। इतनी हाईली फोर्टिफाइड जगह से इतनी दूर तक बच के जाना, वेपन्स को अरेंज करना और फिर अटैक करके गायब हो जाना, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। थर्डली, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तकरीबन हर मुल्क ही करवाता है अपने कुछ मकासद हासिल करने के लिए। अमेरिका ने जब वियतनाम पर जंग मुसल्लत करना थी तो उन्होंने गल्फ ऑफ टोनकिन में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया और कहा कि नॉर्थ वियतनामियों ने हमारा डिस्ट्रॉयर तबाह कर दिया है, सो वी आर गोइंग टू अटैक वियतनाम। मगर बाद में पता चला कि ऐसा तो कोई अटैक हुआ ही नहीं था। मगर तब क्या फ़ायदा था, तब तक 30 लाख वियतनामियों और तकरीबन 58,000 अमरीकी फ़ौजियों की जान जा चुकी थी। सिमिलरली सन 2000 में कश्मीर में 38 सिखों को कत्ल कर दिया जाता है और पहलगाम की तरह उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। जब ये वाक़या हुआ तो उस टाइम अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन इंडिया के दौरे पर थे। फिर 2006 में बिल क्लिंटन ने एक किताब द माइटी एंड ऑलमाइटी का इंट्रोडक्शन लिखा और उसमें बताया कि उन सिखों को हिंदू इंतहा पसंदों ने कत्ल किया था। मगर बाद में इंडिया के एहतजाज के बाद इस किताब से हिंदू का वर्ड डिलीट कर दिया गया और अब उस किताब में हिंदू मिलिटेंट्स की जगह सम मिलिटेंट्स लिखा हुआ है। सो द पॉइंट इज, इंडिया ने इससे पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए हैं और उनका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया हुआ है। पहलगाम इंसिडेंट के बाद इंडिया की तरफ से जिस तरह जंग का माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह उनका मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा था, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। फौज और वेपन्स को बॉर्डर पर मूव करना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हर टाइम हवा में पेट्रोलिंग करने लगे। पाकिस्तान ने अपना एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS मुसलसल हवा में रखा ताकि इंडियन एयरफोर्स की किसी भी मूवमेंट को ऑन टाइम डिटेक्ट किया जा सके। पाकिस्तान आर्मी और नेवी के साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी अपनी वॉर प्लानिंग मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हर टाइम वेपन्स के साथ हैंगर्स में रेडी रहते थे और उनके पायलट्स भी हैंगर्स के पास ही सोते थे ताकि अगर इंडिया की तरफ से कोई भी अटैक आए तो उसको फौरी रिस्पॉन्ड किया जा सके। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने भी अपने घर जाना छोड़ दिया था और वो भी ऑपरेशन रूम के पास ही रहने लगे थे। पहलगाम हमले के तकरीबन 15 दिनों बाद 7 मई की रात को इंडिया के मुख्तलिफ एयर बेसिस जिनमें अम्बाला, आदमपुर, श्रीनगर, जोधपुर और पठानकोट समेत तकरीबन 10 एयर बेसिस से इंडिया के फाइटर जेट्स उड़ने लगे और उन्होंने हवा में 4 फॉर्मेशंस बनाई जिन्हें स्ट्राइक पैकेजेस कहा जाता है। इन फॉर्मेशंस में फ्रेंच मेड राफेल, रशियन मेड सुखोई Su-30, MiG-29 और मिराज 2000 हिस्सा ले रहे थे। ये चारों फॉर्मेशंस पाकिस्तान और इंडिया के पूरे बॉर्डर्स को कवर कर रही थीं। तकरीबन गुजरात से लेकर मकबूजा कश्मीर तक ये फॉर्मेशंस फैली हुई थीं
और इसमें इंडिया के 72 फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे थे। इन पायलट्स को ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल नहीं होंगे और इंडियन एयर स्पेस के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इसकी एक वजह तो ये थी कि इंडिया को ये डर था कि कहीं अभिनंदन की तरह फिर कोई इंडियन पायलट पाकिस्तान में ना पकड़ा जाए, और दूसरा वो चाइनीज मेड मिसाइल PL-15 से एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहते थे। जब इंडिया के जेट्स हवा में उड़ रहे थे और अपनी फॉर्मेशंस बना रहे थे, पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग सिस्टम ने सिर्फ 2 मिनट में इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान के रेडार पर इनकी मूवमेंट साफ साफ नजर आ रही थी। चूँकि पाकिस्तान पहले से ही इस तरह के अटैक को एंटिसिपेट कर रहा था और पहले से ही रेडी बैठा था, इसलिए सिर्फ कुछ मिनटों में पाकिस्तान के भी 42 फाइटर जेट्स एयरबोर्न हो गए। पाकिस्तान की फॉर्मेशंस को चाइनीज में J-10C लीड कर रहे थे। J-10C के साथ JF-17 थंडर और कुछ मिराज तैयारे शामिल थे। इन फॉर्मेशंस में अमेरिकन मेड F-16 भी शामिल थे, जिन्हें बहुत पीछे सिर्फ बैकअप के लिए रखा गया था, क्योंकि अगर पाकिस्तान F-16 से कोई इंडियन तैयारा मार देता तो फिर अमेरिका के रोने धोने शुरू हो जाने थे, इसलिए इन्हें बहुत पीछे ही रखा गया था। अब यहाँ पे सीन बड़ा इंटरेस्टिंग था। 110 फाइटर जेट्स विद देयर वेपन्स एक ही टाइम में हवा में एयरबोर्न थे, और ये दुनिया की पहली जंग थी जिसमें इतने मॉडर्न और ताकतवर फाइटर जेट्स अपने ताकतवर और मॉडर्न हथियारों के साथ हिस्सा ले रहे थे। इंडियन फॉर्मेशंस को फ्रेंच मेड राफेल लीड कर रहे थे, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा है। इसका रेडार 200 से 220 किलोमीटर दूर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर मीटियोर मिसाइल लगा होता है, जिसकी ऑन पेपर रेंज 150 से 200 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रा डिफेंसिव सिस्टम भी लगा होता है, जो राफेल की तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को जैम या डिसीव करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फॉर्मेशंस को चाइनीज मेड J-10C लीड कर रहे थे। J-10C के रेडार की रेंज तकरीबन 170 किलोमीटर तक होती है, जो कि राफेल के रेडार से काफ़ी कम है। मगर इसके साथ जो मिसाइल आता है PL-15, उसकी ऑन पेपर रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि राफेल के मीटियोर मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पाकिस्तान को मसला ये था कि अगर पाकिस्तान J-10C को राफेल के पास लेके जाता तो राफेल ने J-10C को पहले डिटेक्ट कर लेना था, क्योंकि राफेल के रेडार की रेंज ज़्यादा है और यूँ J-10C के लॉक होने का खतरा था। इसलिए यहाँ पाकिस्तान ने बहुत ही स्मार्टली खेला। पाकिस्तान ने J-10C और बाकी फाइटर जेट्स के रेडार्स ऑफ कर दिए ताकि राफेल को इनकी लोकेशंस ना मिल सकें, और पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स को गाइड करने के लिए AWACS को यूज़ करना शुरू कर दिया। AWACS यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक पैसेंजर प्लेन की तरह बड़ा सा जहाज़ होता है, मगर इसमें पैसेंजर के बजाय बड़े बड़े रेडार्स लगे होते हैं। इन रेडार्स की रेंज 350 से 450 किलोमीटर तक होती है, मगर इनमें कोई भी वेपन नहीं लगा होता, सिर्फ रेडार्स लगे होते हैं। इसलिए जैसे ही इंडिया की 4 फॉर्मेशंस बनी, पाकिस्तान अपने AWACS बहुत पीछे रह गया ताकि वो राफेल की रेंज से बाहर हो जाएं। मगर राफेल अभी भी AWACS की रेंज में थे, क्योंकि AWACS की रेंज राफेल से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, पाकिस्तान ने AWACS, J-10C, JF-17 थंडर, F-16 और ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, जिसे डेटा लिंक 17 कहा जाता है। डेटा लिंक 17 की मदद से ये तमाम मिलिट्री एसेट्स रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंडिया के पास भी फॉर इस तरह का डेटा लिंक मौजूद है, मगर उसमें इंटीग्रेशन के बहुत मसले हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि इंडिया ने अपने कुछ वेपन्स रशिया से खरीदे हैं, कुछ फ्रांस से खरीदे हैं, कुछ इसराइल से, और अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम ब्राज़ील से खरीदा है। इसलिए इस तरह मुख्तलिफ तरह के वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इंडिया के डेटा लिंक में इंटीग्रेशन के काफ़ी मसले हैं। 2019 में इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को उसे दुश्मन का हेलीकॉप्टर समझकर मिसाइल मार दिया था, जिससे इंडिया के 6 फौजी जवान हलाक हो गए थे। लेकिन 2023 में इंडिया ने अपना एक नया डेटा लिंक वायोलिंक के नाम से बनाया, जिसके मुतल्लिक ये दावे किए गए कि ये बड़ा एडवांस सिस्टम है, इसमें तमाम मिलिट्री एसेट्स इंटीग्रेट हो जाते हैं। मगर कुछ ही महीनों बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेज के दौरान एक सुखोई Su-30 और एक मिराज 2000 की हवा में टक्कर हो जाती है, जिससे एक पायलट हलाक और दूसरा जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ जब अमेरिका ने पैसे लेकर भी पाकिस्तान को F-16 देने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान ने अपना तमाम मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से लेना शुरू कर दिया। सन 2000 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने तकरीबन अपना सारा मिलिट्री हार्डवेयर चाइना से खरीदा है। इसलिए इन तमाम एसेट्स को इंटीग्रेट करने में कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत आसान था। पाकिस्तान के पास जो AWACS सिस्टम है, ये पाकिस्तान ने स्वीडन से खरीदे थे। इसके अलावा पाकिस्तान की फ्लीट में F-16 भी मौजूद हैं, जो कि अमेरिकन मेड हैं। मगर फिर भी पाकिस्तान ने इस मैदान में इंडिया को पीछे छोड़ा है और अपने तमाम मिलिट्री एसेट्स को इंटीग्रेट करने में कामयाब रहा है। डेटा लिंक 17 का फ़ायदा ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी रेडार या AWACS किसी भी इंडिया के जेट को डिटेक्ट करता है, तो वो उसका डेटा बाकी सबके साथ शेयर कर सकता है, जिससे तमाम पायलट्स को ये पता चल जाता है कि इंडिया के फाइटर जेट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। मगर इंडिया का वायोलिंक ऐसा नहीं कर सकता।
सो अगर एक राफेल ने पाकिस्तान का एक JF-17 थंडर डिटेक्ट किया है तो ये बस उसे ही पता है। बाकी सबको पायलट रेडियो से तो बता सकता है, मगर सिस्टम ऑटोमेटिकली सबको नहीं बता पाएगा। इसीलिए कहते हैं यू मे हैव द बेस्ट वॉइस इन द वर्ल्ड बट इफ़ दे डोंट टॉक टू ईच अदर दे आर यूजलेस। सो जब 7 मई की रात को इंडियन एयरफोर्स ने स्कैल्प, हैमर और कुछ ब्रह्मोस मिसाइल यूज करते हुए पाकिस्तान को 9 जगह पर हिट किया तो पाकिस्तानी रेडार्स पर नजर आ गया कि ये मिसाइल कहां से फायर हुए हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू उस वक्त ऑपरेशन रूम में मौजूद थे और उन्होंने अपने पायलट्स को खुली छूट दे दी कि वो अब इंडियन जेट्स गिरा सकते हैं। सिद्धू ने अपने पायलट्स को स्पेशली कहा आई वांट राफेल्स। क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर पहले एग्रेशन कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता था और इंडियन फाइटर जेट्स अब पाकिस्तान के लिए लेजिटिमेट टारगेट्स थे। सो पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स के रेडार्स ऑफ कर दिए ताकि वो राफेल को नजर ना आ सकें और उनको एवैक्स और ग्राउंड रेडार्स की मदद से ऑपरेशन रूम से गाइड किया जाने लगा। एवैक्स और ग्राउंड एयर डिफेंसेस की मदद से पाकिस्तानी पायलट्स ने इंडियन फाइटर जेट्स को लॉक करना शुरू कर दिया। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज जंग थी जिसमें पायलट्स एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। वो एक दूसरे से 100-200 किलोमीटर दूर थे। वो सिर्फ रेडार्स पर आने वाले छोटे छोटे डॉट्स की मदद से एक दूसरे को लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पाकिस्तानी पायलट्स के पास तो वो डॉट्स भी नहीं आ रहे थे क्योंकि इनके रेडार्स बंद थे। इसलिए इन्हें ऑपरेशन रूम से कम्युनिकेट करके ही इंडियन जेट्स को लॉक करना था। पाकिस्तानी पायलट्स ने एक एक करके इंडियन जेट्स को लॉक करना शुरू कर दिया और फिर PL-15 मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए, जिससे 6 इंडियन फाइटर जेट्स गिर गए। पाकिस्तान ने जो PL-15 मिसाइल फायर किए थे उनके रेडार्स भी बंद थे ताकि वो राफेल के रेडार में नजर ना आए। इन मिसाइल्स को एवैक्स की मदद से गाइड किया जा रहा था। जब ये मिसाइल अपने टारगेट के 20-30 किलोमीटर पास पहुंच जाते थे तब इनका रेडार ऑन किया जाता था ताकि वो अपने टारगेट को एक्यूरेटली इंगेज कर सकें, मगर तब ये मिसाइल रेडार में भी नज़र आना शुरू हो जाते थे। मगर 20-30 किलोमीटर का ये सफ़र ये मिसाइल 20-30 सेकंड में कर लेते हैं। इसलिए जब तक इंडियन पायलट्स को पता चला कि मिसाइल उनकी तरफ आ रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने इस तरह 6 इंडियन फाइटर जेट्स को तबाह किया, जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से एक राफेल को 200 किलोमीटर दूर से फायर किया जाने वाला PL-15 मिसाइल लगा, जिससे ये राफेल बठिंडा में जाकर गिरा। हाँ, जो गिर गया इसमें फिर बहुत भारी अग लगी, बहुत भारी खड़का कराया। किसी और प्लेन के साथ भी टकराया? नहीं, इतने कोई नहीं टकराया, सीधा ही डिग गया। हाँ। तकरीबन इस 1 घंटे में 6 इंडियन जेट्स को तबाह करने के बाद पाकिस्तान ने इंडियन पायलट्स को वापस जाने का सेफ पैसेज दे दिया ताकि जंग मजीद ना फैले। ये पहला मौका था जब राफेल एक जंग में गिरा था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स को पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत पीछे ले गई और फिर इस जंग के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स दोबारा उड़ाने की गलती नहीं की। इस जंग के बाद चाइनीज़ पाकिस्तान से बहुत खुश थे क्योंकि उनके वेपन्स बैटल टेस्टेड हो गए थे, वो भी मॉडर्न वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स के खिलाफ। जंग के बाद चाइनीज़ एयरफोर्स के चीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत तारीफ़ की और कहा कि चाइनीज़ एयरफोर्स भी पाकिस्तान से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में सीखेगी। इस एयर बैटल से ये बात साबित हो गई कि इंटीग्रेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म। यानी ये बात अहम नहीं है कि आपके पास कितने महंगे महंगे फाइटर जेट्स हैं, बल्कि ये बात ज़्यादा अहम साबित हुई कि आपका पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड है कि नहीं। अगर आपके तमाम मिलिट्री एसेट्स एक अच्छे डेटा लिंक से कनेक्टेड हैं तो एक इन्फीरियर टेक्नोलॉजी का हामिल फाइटर जेट सपोर्टेड बाय गुड डेटा लिंक कैन टेक आउट ए फाइटर जेट विद सुपीरियर टेक्नोलॉजी लाइक राफेल। पाकिस्तान ने एवैक्स, ग्राउंड रेडार्स और PL-15 से जो किल चेन बनाई थी, राफेल एक एक करके उसमें आते गए और फिर तिनकों की तरह गिरते गए।